बात एक किताब की इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जिस किताब की हम चर्चा कर रहे हैं वह है भगत सिंह द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स। इस किताब का कंपाइलेशन प्रोफेसर चमन लाल ने किया है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहे हैं, और उनको इस बात का श्रेय है कि उन्होंने भगत सिंह की जितनी राइटिंग्स हैं उनको एक जगह संकलित किया है, संपादित किया है। इस किताब का भी संपादन उनके द्वारा हुआ है और सर्वप्रथम ये किताब 1994 में छपी थी और तब इसका संपादन और संकलन किया था भूपेंद्र आहूजा ने। वस्तुतः भगत सिंह जी जब लाहौर सेंट्रल जेल में 8 अप्रैल 1929 से 23 मार्च 1931 तक करीब 2 वर्ष तक की अवधि के लिए बंद थे, तो उस समय जो उनका बंदी जीवन था उसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन किया और जो भी वो अध्ययन करते थे उसको नोट करते जाते थे। एक नोटबुक उन्होंने बनाई थी जिसके पहले पेज पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था और वो नोटबुक थी 404 पेजेस की, जिसमें से 304 पेज ही उपलब्ध हो पाए हैं, जिसको एक पुस्तक के रूप में 1994 में छापा गया और फिर चमन लाल जी ने इसको प्रकाशित किया है। जेल में जो भी लिखते थे भगत सिंह जी, वो जेल से कैसे बाहर आता था यह भी सोचने की बात है। भगत सिंह फ्रेंड सोसाइटी बनी हुई थी जिसकी सचिव लज्जावती नाम की महिला थी जो जालंधर की रहने वाली थी। वो प्रायः जेल में भेंट करने जाती थी भगत सिंह से, तो भगत सिंह का जो लेखन होता था उसको भी वो बाहर अपने साथ लाती थी। और जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई तो उनके संपूर्ण लेखन को उन्होंने, जो एक क्रांतिकारी थे उनके समय के, उनको विजय कुमार बोस उनको सौंपा और कालांतर में यह सामग्री भगत सिंह के परिवार के पास आई। भगत सिंह के छोटे भाई कुलवीर सिंह ने ये जो भगत सिंह की जेल डायरी थी उसको नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी को सौंपा, जहाँ से बाद में भूपेंद्र आहूजा ने इसको प्रकाशित किया। भगत सिंह की छवि एक क्रांतिकारी की है, लेकिन जो उनका बौद्धिक पक्ष है वह भी उतना ही सशक्त है और इस बात को प्रामाणिक रूप से हम तभी जान सकते हैं जब हम भगत सिंह की रचनाओं को पढ़ें। और भगत सिंह की जिस जेल नोटबुक की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें 404 पेजेस में उन्होंने अपने अध्ययन की टिप्पणियां अंकित की थी, जिसके 304 पेज ही उपलब्ध हैं, उस पर निगाह डालने से स्पष्ट हो जाता है कि भगत सिंह की बौद्धिक सक्रियता कितनी अधिक थी और कितनी तल्लीनता से उन्होंने जेल जीवन में भी अध्ययन किया था और जो अध्ययन करते थे उसके नोट्स कितनी बारीकी से उन्होंने लिए थे और उसको फिर अपने हाथ से उन्होंने लिखा और जो कालांतर में हम सभी को उपलब्ध हो पा रहा है। भगत सिंह ने जो ये लेखन किया जेल में, उनके साथ जेल में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव वर्मा भी बंद थे। शिव वर्मा का ऐसा आकलन है कि भगत सिंह ये जो किताबें पढ़ रहे थे जेल में, लाहौर जेल में, उनका उद्देश्य ये था कि उनके आधार पर वे 4 पुस्तकें लिखें और वो समाजवाद पर, उनके क्रांतिकारी जीवन पर, कुछ उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर और भारत का जो स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था उन विषयों से संबंधित लेखन भगत सिंह करना चाहते थे पुस्तकों के रूप में। ये शिव वर्मा का आकलन है। लेकिन इस पुस्तक के जो संपादक हैं प्रोफेसर चमन लाल, उनका ये कहना है कि ये जो नोट्स भगत सिंह ने लिए हैं उनका उद्देश्य जो राज्य है, जिसको हम स्टेट कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका किस तरह से विकास हुआ, जो प्रिमिटिव शेप में राज्य था आदिम अवस्था में, उससे लेके और मॉडर्न आधुनिक समय में किस तरह से राज्य भगत सिंह के समय तक राज्य का विकास हुआ, उस पूरे विकास को दर्शाते हुए, उसके विभिन्न स्टेजेस को दिखाते हुए वे एक बृहद पुस्तक लिखना चाहते थे, ऐसा चमन लाल जी का कथन है। लेकिन
हमें ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि भगत सिंह की ये जो जेल नोटबुक है उसको हम उनकी जेल डायरी न समझें, क्योंकि उसमें उन्होंने न तो अपने कोई विचार अलग से लिखे हैं, न कोई उनका जो दैनिक दिनचर्या रहती थी वो सब चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। और वो सिर्फ जो उनका लेखन था जेल जीवन के दौरान, उसके जो नोट्स हैं उसी का संकलन है ये। इसलिए चमन लाल जो इस पुस्तक के संपादक हैं उनका ये कहना है कि हमको भगत सिंह की इस जेल डायरी को ग्रामसी की जो मशहूर प्रिजन डायरी है, या चे गुवेरा की जो डायरी है, या लेनिन की डायरी है, उसके समकक्ष रख के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो नोटबुक है वो भगत सिंह का जो अध्ययन था 1929 से 1931 के बीच में, उसी अध्ययन और जो उनकी पूरी स्टडी है उसको एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने इस नोटबुक में उतारा है। यह भी सवाल उठता है कि भगत सिंह को इतनी ज़्यादा पुस्तकें कैसे मिल जाती थीं। भगत सिंह के प्रति जेल के जो अधिकारी थे, वो जेल अधीक्षक थे, उनकी पूरी सहानुभूति थी। और लाहौर में जो द्वारका दास लाइब्रेरी थी उसमें मार्क्सवादी साहित्य और विश्व साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, उसका उपयोग करते थे भगत सिंह। भगत सिंह उस लाइब्रेरी के सदस्य थे और सदस्य की हैसियत से वे पुस्तकें वहाँ से मंगाते थे। जेल अधिकारियों ने इसकी अनुमति दी है। इसी किताब में आगे भगत सिंह ने अपने सहयोगी जयदेव गुप्ता को एक पत्र भी लिखा था, उसका भी संकलन है। और उस एक पत्र में जो 1930 में उन्होंने लिखा था, इतनी पुस्तकों की सूची है, उसमें 10-12 पुस्तकों की सूची है। और वो लिखते हैं जयदेव गुप्ता से कि आप इन किताबों को द्वारका दास लाइब्रेरी से मेरे नाम पर इशू करा के मुझे दे दीजिए। और उसमें अपटन सिनक्लेयर के नावल भी हैं, उसमें इसके अतिरिक्त प्रिंस क्रोपाटकिन की किताब है, बुखारिन की किताब है। इस तरह से जो बहुत गंभीर साहित्य था उसको मंगाकर पढ़ते रहते थे। इस जो पत्र लिखा है जयदेव गुप्ता को, उन्होंने एक किताब का लिखा है कि उसको आप पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से लाइएगा। कितनी उनको जानकारी थी भगत सिंह को। और भगत सिंह के बारे में ये भी कहते हैं, ये कहा जाता है और ये सच्चाई भी है, कि उनको जब फांसी दी गई उसके पहले जब उनके वकील उनसे मिलने गए तो अपने वकील से उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे लिए वो किताब लाए हैं जो मैंने आपसे मंगाई थी। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, मैं लाया हूँ। वो किताब लेनिन पर थी। और भगत सिंह तत्काल उस किताब को पढ़ने लगे। और जब उनको फांसी पर ले जाने के लिए जेल के अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं इसके एक आध अध्याय और पढ़ना चाहता हूँ। इस तरह की गहरी रुचि थी उनकी पढ़ने में, और पढ़ाई को कितनी गंभीरता से उन्होंने लिया था ये समझा जा सकता है। भगत सिंह की इस जेल नोटबुक में ज़्यादातर तो राजनीतिक विषयों पर, और जो राजनीतिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस समय विश्व का, और राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उसी पर लेखन है। लेकिन यह भी एक बात है जो बहुत ही उल्लेखनीय है कि इसमें बहुत से उस समय के जो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे उनकी भी उक्तियां और टिप्पणियां भगत सिंह ने दर्ज की हैं अपनी जेल नोटबुक में। जैसे जो अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध कवि हैं, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हों, मिल्टन हों, लॉर्ड टेनिसन हों, इनकी कविताएं उन्होंने जगह जगह दी हैं। इसी तरह से उन्होंने उस समय के जो मशहूर साहित्यकार विक्टर ह्यूगो हैं, अपटन सिनक्लेयर हैं, इनके भी उदाहरण दिए हैं। उमर खयाम का उदाहरण दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के उदाहरण दिए हैं। तो इससे लगता है कि साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी और जो उनके संवेदनशील मानस को दिखाती है। एक चीज़ इस जेल नोटबुक की और भी उल्लेखनीय है कि इसमें उन्होंने आंकड़े बहुत से दिए हैं। इस जो शुरुआत की पहली प्रविष्टि है वो खुद आंकड़े से होती है कि हेक्टेयर, उन चीज़ों का उन्होंने आंकड़ा दिया है। इसमें जगह जगह पर आंकड़े दिए हैं, और जो आंकड़े दिए हैं वो विशेष रूप से ब्रिटेन के, अमेरिका के और भारतवर्ष के आंकड़े दिए हैं। और उन आंकड़ों से वो जो निष्कर्ष निकालना चाहते थे वो पाठक तुरंत समझ जाता है। जैसे वे मॉन्टफोर्ड जो रिपोर्ट थी उसको पढ़ के उन्होंने एक आंकड़ा उद्धृत किया है कि 1869 में जब स्वेज नहर खुली, उस समय जो भारत का एक्सपोर्ट निर्यात था वो 80 करोड़ रुपए का था। और स्वेज नहर खुलने के बाद ये निर्यात
बढ़ के 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया। ये दिखाना चाहते हैं कि इस सुएज़ नहर खुलने के बाद किस तरह से भारत का शोषण और बड़े पैमाने पर हुआ, कच्चा माल किस तरह से गया यहाँ से इंग्लैंड में। इसी तरह से इंग्लैंड और अमेरिका में जो उस समय के जो अल्पसंख्यक बुर्जुआ वर्ग था, जो धनी वर्ग थे, इंग्लैंड में बताते हैं कि उनकी संख्या 9% है जो शासक वर्ग है, और उनके पास देश की आधे से अधिक संपत्ति है। अमेरिका में भी जो शासक वर्ग था, जो बुर्जुआ वर्ग था, वो 9% था और उसके पास 70% से अधिक संपत्ति थी। इसी तरह से अमेरिका में जो बहुसंख्यक लोग थे, जो 70% से अधिक थे, उनके पास देश की महज 4% संपत्ति थी। तो जो असमानता और शोषण की व्यवस्था थी उसको इस तरह से वे रेखांकित करते हैं। एक उदाहरण उन्होंने और दिया है कि किस तरह से मशीन और मशीन के आने से पहले किस तरह से मनुष्य का जो श्रम था उसका जो अनुपात था। वे बताते हैं कि एक आदमी एक खेत को अगर हाथ से काटेगा तो उसको 1 एकड़ खेत को काटने में 12 घंटे लगेंगे। अगर उसको मशीन से काटा जाएगा तो वो 20 मिनट में कट जाएगा। तो बताते हैं कि किस तरह से मशीनीकरण के बाद चीज़ें, किस तरह से आर्थिक जो संबंध थे मनुष्य के वो परिवर्तित हुए हैं, और जो मशीन पर जिनका अधिकार था किस तरह से वो और मजबूत हुए हैं, और धन का एक केंद्रीकरण उनके पक्ष में हुआ है। तो इस तरह के आंकड़े भी उन्होंने बहुत ही अधिक दिए हैं और वो एक उनकी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। इस किताब में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने विश्व के विचारक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वो ग्रीक और समय से लेके यूनानी विचारक हैं, जो हमारे सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, उसके बाद जो रोमन विचारधारा है, उसके बाद जो मध्य युग है, टॉमस एक्विनास हैं, बोंदा हैं, मैकियावेली हैं, उसके बाद जो आधुनिक समय में जो चिंतन हुआ है ओरिजिन ऑफ स्टेट पर, जिसमें हाब्स, लॉक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सभी की विचारधाराओं का उन्होंने अध्ययन उनकी पुस्तकों से, मौलिक पुस्तकों से किया है। जैसे वो अगर रूसो को उद्धृत करेंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने उदाहरण दिया है। इसी तरह से जितनी इस तरह के विचारकों की पुस्तकें उन्होंने मौलिक रूप से पढ़ के उन्होंने उदाहरण इस किताब में दिए हैं। लेकिन जो सबसे अधिक चिंतन और जो सबसे अधिक मनन और अध्ययन भगत सिंह ने किया है, वो बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में हुई थी, सोवियत क्रांति का उन्होंने अध्ययन किया है और उसके सैद्धांतिक पक्ष का सबसे अधिक अध्ययन किया है। स्वाभाविक रूप से मार्क्स और एंगेल्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसका भी पूरा जिक्र है इस जेल नोटबुक में स्थान स्थान पर। इसके अतिरिक्त जो लेनिन का लेखन है उसको भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सोवियत यूनियन की जो व्यवस्था बनी क्रांति के बाद, उस पर जो कार्ल कर्टस्की ने लिखा है, बुखारिन ने लिखा है, उनका भी उन्होंने स्थान स्थान पर उनका वर्णन किया है और वो उन चीज़ों को पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि सोवियत व्यवस्था ने कैसे आकार ग्रहण किया, उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी और उसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। और इस संदर्भ में क्रांति के बारे में जो अवधारणा है उसको भी भगत सिंह ने स्पष्ट किया है कि क्रांति जो सर्वहारा की क्रांति होगी वो कैसे होगी, उसका क्या स्वरूप होगा, जो डिक्टेटरशिप होगी, अधिनायक व्यवस्था बनाएंगे जो सर्वहारा, वो किस तरह की होगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जिसको कहते हैं, उन सब चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है। और क्रांति से उनका ये आशय है भगत सिंह का कि जो सोवियत यूनियन की क्रांति का अध्ययन और उसको देखने के पश्चात कि क्रांति बिना पार्टी के नहीं हो सकती, उसके लिए पार्टी का एपरेटस आवश्यक है और क्रांति जो होगी वो उसमें वायलेंस भी होगी। जो वर्ग सत्ता पर काबिज है वो ऐसे नहीं हटेगा, उसको बलपूर्वक उखाड़ कर फेंकना होगा और जो उसमें तत्व बचे रह जाएंगे उनका भी समूल नाश करना होगा। सोवियत यूनियन की जो क्रांति हुई थी 1917 में, तो भगत सिंह का ये भी इन्होंने जो इसमें टिप्पणियाँ दी हैं उससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये क्रांति तभी सफल हो सकती है जो विश्व में वर्ल्ड रिवोल्यूशन जब तक नहीं हो जाएगी। अगर मान लीजिए सोवियत यूनियन में एक व्यवस्था है और अगल बगल में जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, साम्राज्यवादी व्यवस्था है, तो वो मिल के
उस क्रांति को असफल कर सकते हैं, इस बात को भी उन्होंने रेखांकित किया है। तो सबसे अधिक ध्यान भगत सिंह ने सोवियत क्रांति पर दिया है और उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं, उससे संबंधित जो विचारक हैं, उनकी टिप्पणियों को उन्होंने स्थान स्थान पर उद्धृत किया है। जो मनुष्य की संस्थाएं हैं जिनके अधीन हम हैं या जिनको हम देखते हैं, जैसे धर्म, इस पर भी अध्ययन किया है भगत सिंह ने और धर्म के संबंध में उनकी दृष्टि बहुत साफ है। उन्होंने अपनी नोटबुक के शुरुआती हिस्सों में ही बर्ट्रैंड रसल का एक कोटेशन, एक उद्धरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि धर्म जो है ये भय से उत्पन्न होता है और धर्म ने मनुष्यता का कोई भी फायदा नहीं किया है, बल्कि मानवता को अथाह पीड़ा दी है। तो धर्म के जो धर्म का जो स्वरूप है उसको भगत सिंह भली भांति जानते हैं। उन्होंने मार्क्स के मशहूर जो उनका उक्ति है कि धर्म जो है मनुष्यता के लिए अफीम की तरह से, उसको भी उन्होंने उद्धृत किया है। और वे बाद में एक लेख में, जो उनका बहुत मशहूर लेख है, उन्होंने ये स्पष्ट भी किया है कि वे नास्तिक क्यों हैं। बहरहाल धर्म के बारे में जो उनकी टिप्पणियां हैं उससे ये लगता है कि वो धर्म का जो शोषक स्वरूप है या जिस तरह से राज्य सत्ता धर्म का प्रयोग करती है मनुष्यों को अपने शिकंजे में कसने के लिए, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए, उस स्वरूप को भगत सिंह बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उसका उन्होंने इसमें उल्लेख भी किया है। विवाह संस्था पर भी भगत सिंह ने टिप्पणियां की हैं और वो ये कहते हैं कि विवाह संस्था का जो विकास हुआ है और जिस स्वरूप में अब है उससे भगत सिंह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जब मनुष्यता का पूरा विकास हो जाएगा तब जो पुरुष स्त्री साथ रहेंगे तब विवाह का असली स्वरूप तभी होगा। अभी के स्वरूप को वो बहुत ही स्वाभाविक नहीं मानते और ये मानते हैं कि इसमें मनुष्य की प्रवृत्तियां पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होती हैं। भले मनुष्य एक साथ रहे, लेकिन ये एक तरह का समझौता है और इसका जो आदर्श स्वरूप है वो इसमें नहीं माना जा सकता है। संपत्ति के संबंध में उन्होंने उदाहरण दिए हैं और भगत सिंह का जो पूरी एक्सरसाइज है नोटबुक की, उसको पढ़ने से और बारीकी से पढ़ने से ये स्पष्ट होता है। जैसे मशीन के संबंध में इन्होंने टिप्पणी की है, तो मशीन के बारे में भगत सिंह का ये कहना है कि मशीन जो है मनुष्य के लिए है, मनुष्य मशीन के लिए नहीं है। और अगर मशीन और मशीन के मालिक मनुष्य पर हावी होंगे तो उसका अंत शोषण में होगा। इसी तरह से राज्य के बारे में भी उनकी धारणा है, धर्म के बारे में धारणा है कि ये सब चीज़ें, राज्य के बारे में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राज्य जो है अंतिम ध्येय नहीं है और राज्य को मनुष्य ने बनाया है और मनुष्य के लिए है, मनुष्य राज्य के लिए नहीं है। धर्म के बारे में भी कहते हैं कि धर्म ने मनुष्य को नहीं बनाया है, मनुष्य ने धर्म को बनाया है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। तो इस तरह से बहुत कानून के बारे में, दंड के बारे में, न्याय के बारे में, इन चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बहुत ही विशद रूप से चित्रण किया है और जो उनकी दृष्टि थी उसको वो सामने लाए हैं। भगत सिंह का जो पूरा जो बेंट ऑफ माइंड है, जो उनकी सोच है, वो बहुत ही वैज्ञानिक सोच है और बहुत ही तार्किक तरीके से वो चीज़ों को सामने रखते हैं। ये हम लोगों को ये हमेशा आश्चर्य होता है और होता रहेगा कि जब उनको फांसी दी गई तो उनकी अवस्था सिर्फ 23 वर्ष की थी। शुरुआती शिक्षा के बाद 15 वर्ष की जब उनकी उम्र थी तब वो नेशनल कॉलेज लाहौर में विद्यार्थी बने थे, लेकिन तुरंत बाद कानपुर में आ गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रताप में काम किया था। बलवंत पेन नाम से वो कुछ अपने लेख भी लिखते थे। उसमें कुछ लेख उन्होंने मतवाला और कीर्ति में भी लिखे थे। तो वो लेखन भी करते थे, अध्ययन भी करते थे, क्रांतिकारी भी थे, संगठनकर्ता भी थे, विचारक भी थे। तो कुल मिला के 23 वर्ष की अवस्था में इतना काम कर ले जाना, इससे उनका कमिटमेंट सिद्ध होता है और उस कमिटमेंट का, उस प्रतिबद्धता का अगर कोई सबसे बड़ा प्रमाण और साक्ष्य है तो वो भगत सिंह की ये जो जेल नोटबुक है, जिसमें दुर्भाग्य से 100 पन्ने गायब हो गए हैं, सिर्फ 304 पन्ने ही उपलब्ध हैं। लेकिन इसको पढ़ने से हम भगत सिंह के मानस को, उनकी विचारधारा को और उनके स्वप्न को भी समझ सकते हैं कि भगत सिंह किस लिए शहीद हो रहे थे, किस लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे थे, किस तरह का समाज वो बनाना चाहते थे। इस सब को जानने के लिए ये नोटबुक बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।